लेकिन एक ये है कि अब धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहे हैं, जो कि अब 8% के ऊपर मेरे ख्याल से इफेक्टिवली चले गए हैं। और उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, अभी दुनिया में बहुत सारी चीजें घटी हैं जिसके कारण खाने पीने से लेकर तमाम चीजें महंगी हुई हैं। और तीसरी चीज ये है कि अगर घर भी यहां पर महंगे हो जाएंगे तो क्या आपको लगता है कि जो बढ़िया शानदार मोमेंटम हम पिछले 1-1.5 साल से रियल एस्टेट के अंदर देख रहे थे उस पर थोड़ा इंपैक्ट आएगा? नमस्कार। आपने बहुत अच्छे प्रश्न रेज किए हैं। एक तो हमारा रियल एस्टेट सेक्टर जो था लास्ट 7 से 8 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े नहीं थे जी, और इंडस्ट्री कॉस्ट राइज को सस्टेन कर रही थी। अब जिस तरह से इनपुट कॉस्ट बढ़ गए बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड ओवरऑल इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द वर्ल्ड, तो अब ये नॉन सस्टेनेबल सिचुएशन से खड़ा हो गया था, where developers were forced to increase prices because of a very high input cost rise। पहली बात। दूसरी बात, पंकज जी ने कहा था और मैं भी कर रहा हूं कि जो इनकम पैरिटी लेवल जो है, आज लास्ट 6-7 साल में लोगों का परचेजिंग पावर और लोगों का इनकम भी काफी हद तक बढ़ा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी, इंक्रीज इन इनकम। सो इसके परचेजिंग पावर पैरिटी है। डिमांड एंड सप्लाई का सिचुएशन भी खड़ा है। बेसिकली अगर आप रिपोर्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री काफी शहरों में कम होते जा रही है। जी जी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव ट्रेंड है। जी, मैंने पढ़ा है वो फैक्टर कि ये जो टोटल इन्वेंट्री है उसका मेजॉरिटी शायद 90% से ज्यादा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, रेडी टू मूव इन बहुत थोड़ा है। जी, तो ये जो सिचुएशन है, रेडी टू कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आपको लेना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली जो रेडी टू मूव इन फ्लैट्स का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रीजन रहे कि दाम बढ़ रहे हैं। अब देखिए आपके सामने ग्राफिक्स हैं जहां पर हर शहर का लिखा हुआ है और ये इसमें सबसे ज्यादा जो प्राइस राइज है ईयर ऑन ईयर वो आती है दिल्ली एनसीआर से। विमल साहब मुझे बताइए, दिल्ली एनसीआर का जो मार्केट ऐसा है जिसमें हम देखते थे हमेशा एक ओवर सप्लाई का सिचुएशन बना रहता था, प्राइस ऑन एन एवरेज 40-50 लाख 60 लाख में आपको बढ़िया घर एक मिल जाता था, 2 या 3 BHK भी आ जाता था। वहां पर ऐसा क्या हुआ कि सबसे ज्यादा प्राइस इंक्रीज हमें दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट आई थिंक एक और कॉन्टेक्स्ट ये भी रहता है कि इन टर्म्स ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री हमेशा दिल्ली काफी आगे रहा है। इस बार अगर हम देखेंगे तो दिल्ली एनसीआर का जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है वो लगभग 3 साल में सबसे कम है। और जबकि अगर हम प्राइस राइज की बात करेंगे, स्पेशली देयर आर 2 माइक्रो मार्केट्स है जहां पे प्राइसेस ज्यादा बढ़ी है, गोल्फ कोर्स रोड है और नोएडा एक्सप्रेसवे है। और यहाँ की जबकि हमने देखा है कि पहले इन्वेंट्री तो थी, बट देयर हैज बीन एन अटेम्प्ट कि डेवलपर्स के बेसिस में अटेम्प्ट है कि इन्वेंट्री को ज्यादा से ज्यादा पुश करे और डिमांड सेंटिमेंट इंप्रूव हुआ करके सेल्स काफी हद तक इंप्रूव हुआ है। तो ये 2 माइक्रो मार्केट्स है जहाँ पे ज्यादा प्राइस राइज सबसे ज्यादा रहा है, लगभग 20% के ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और अनसोल्ड इन्वेंट्री भी सबसे ज्यादा कम है, लगभग 3 साल में एक बार का इतना कम 3 सालों में कभी नहीं था। सो अगर हम देखा जाएगा तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटम अभी भी ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली एनसीआर मार्केट काफी हद तक जैसे अभी पंकज जी भी बोल रहे थे, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स काफी हद तक थोड़ा वर्कआउट हो रहा है वहां पे भी, क्योंकि सेल्स इंप्रूव हो रही है, लॉन्चेस भी काफी हद तक डेवलपर्स थोड़े माइंडफुल हैं कि डिमांड के सिंक में रहे और इन्वेंट्री का भी वो लोग असेसमेंट कर रहे हैं कि कितना है, इसके हिसाब से लॉन्च कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि अभी फिलहाल जो प्राइस राइज हुआ है ये इतना अलार्मिंग नहीं है फिलहाल तो, आई थिंक बिकॉज एट द सेम टाइम इन्वेंट्री भी कम हो रही है। जी पंकज जी, चलिए दिल्ली एनसीआर का मैं समझ भी लूं, लेकिन अहमदाबाद 9% ईयर ऑन ईयर चेंज, हैदराबाद 8% ईयर ऑन ईयर चेंज, कलकत्ता 8%, ये तीनों मार्केट ऐसे हैं जो बड़े मॉडरेट मार्केट थे, यहां पर हम बहुत ज्यादा हलचल होती हुई देखते नहीं थे। यहां पर ये चेंज कैसे आ रहा है? क्या इतनी डिमांड आ गई है या फिर आप कहेंगे कि अब वापस से धीरे धीरे इन्वेस्टर एंट्री भी होने लग गई है मार्केट में? देखिए, हैदराबाद की बात करिए तो जब सारे मार्केट अप्रिशिएट कर रहे थे, स्पेशली बैंगलोर, एनसीआर, एमएमआर एंड ऑल दोस थिंग्स, जब एक रैली चली थी 11 से लेकर के 16 तक की, जब सब जगह पे प्राइस ग्रोथ हो रही थी, तो यहाँ पे ये स्टैग्नेंसी थी। तो अगर हम 5 या 6 साल की स्टैग्नेंसी मेजर शहरों में देखते थे तो यहाँ पे 8 या 10 साल की स्टैग्नेंसी दिखती थी। उसके साथ साथ जो है न्यू लॉन्चेस भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो हैदराबाद में तो सर्टेनली मुझे जो है
न्यू लॉन्चेस और जो सप्लाई है और उसके साथ प्राइस बढ़ता हुआ दिख रहा है, और साथ में थोड़ी लग्जरी सेगमेंट्स की जो है इन्वेंट्री भी ज्यादा आई है उस मार्केट के अंदर। तो उसकी वजह से जो वेटेड एवरेज सिटी का रेट है वो बढ़ गया है, और उसकी वजह से आपको 10% की ग्रोथ दिखती है। बट प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर भी अगर हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपको जो है वो हैदराबाद में दिखती है। अहमदाबाद भी क्योंकि प्रोलॉन्ग स्टेगनेंसी थी, उसके चलते हुए जो है प्राइस में थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी, और यही कारण था कि वहां पे आपको ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। कलकत्ता एक मार्केट है जो पिछले 5 साल से एक मैच्योरिटी के लेवल पे जा रहा है। नहीं तो कलकत्ता में जो सप्लाई थी बहुत कम थी, अब हम सप्लाई और वॉल्यूम्स दोनों बढ़ते हुए देख रहे हैं, और यही कारण है कि और ये ग्रोथ जो है एक प्रोडक्टिव ग्रोथ है। मैं इस तरीके की ग्रोथ नहीं देख रहा हूँ कि जैसे पिछले दशक में 20% होती थी, मनी ड्रिवन थी, इन्वेस्टर ओरिएंटेड मार्केट था। जेन्युइन मार्केट है, और प्राइस ग्रोथ जो है वहां की प्राइस की प्रोडक्टिविटी और कॉस्ट और इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं दिख रही। जी, तो एक वैसे छोटा सा कमेंट तो हर्ष जी से भी लेना बनता है कलकत्ता के ऊपर, क्योंकि वो भी उनका मेन मार्केट है। हर्ष जी, आप क्या कहेंगे खासतौर पे कलकत्ता के लिए? कलकत्ता देखिए काफी स्टेबल मार्केट है, इट्स टोटली यूजर ड्रिवन मार्केट। जब पूरा हिंदुस्तान में स्पेकुलेशन चल रहा था उस समय भी कलकत्ता कस्टमर ड्रिवन ही था। कलकत्ता स्टेबल मार्केट है, इतनी ऊपर नीच कभी होती नहीं है वहां पर। बट ये जो ग्रोथ है सस्टेनेबल ग्रोथ है। कलकत्ता भी लास्ट फ्यू इयर्स में प्राइस वहां पर बढ़े नहीं थे, और अब इनपुट कॉस्ट को लेके ये सिचुएशन खड़ा हो गया, और ओवरऑल डिमांड भी सही है, ठीक है, एंड ऑल सेगमेंट्स आर मूविंग। एंड कलकत्ता में जो राइज हुई है बहुत नहीं है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आज भी कलकत्ता वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल मार्केट्स हिंदुस्तान में है। हाँ, ऑन एन एवरेज 5 से 7 हजार के बीच में ही भाव है वहां का, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो हर्ष जी, अगर हम अब ये जो करंट सिनेरियो इसको देखें और आने वाले 2-3 महीनों को थोड़ा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करें कि चलिए थोड़ा 5-10% का यहाँ कॉस्ट इंक्रीज भी हो गया है, थोड़ा आपका लोन भी महंगा हो चला है, थोड़े कुछ और फैक्टर्स काम करेंगे, तो आपको क्या लगता है जो फेस्टिव सीजन है इसमें भी जो रोबस्ट डिमांड अभी हमने बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के देखी है, वो फेस्टिव सीजन में भी वैसी की वैसी चलती नजर आएगी ना अक्रॉस द इंडिया? क्या ऐसा होता दिखेगा? हमें ये लगता है कि फेस्टिव सीजन में ये सिलसिला चलते रहेगा। द मार्केट विल रिमेन रोबस्ट, बिकॉज अभी भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है कम नहीं हुए जी। तो there could be a further rise also if the inflation is not controlled. So people may miss the bus. I don't foresee any major impact in any of the markets in all over India during the festive season for the slight price increase or slight increase in the interest rates. ओके पंकज जी, आपकी जो स्टेटमेंट है इस रिपोर्ट के साथ, उसमें मैं एक बात गौर कर रहा हूं, वो ये कि आपने कहा है कि बहुत सारे जो डेवलपर्स हैं, अब ये कौन से डेवलपर्स हैं वो आप ही बताएंगे, वो जो इंटरेस्ट रेट है उससे भी थोड़ा सा राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब 1-2 साल, जैसे कई स्कीम्स आती हैं कि भाई 2 साल तक हम आपको 6.5% पर ही करेंगे, या रेस्ट ऑफ द जो हिस्सा है वो हम खुद बियर करेंगे। क्या इस तरह की स्कीम अक्रॉस द बोर्ड देखी जा रही है, या फिर ये कुछ 2-4 गिने चुने नाम ही हैं जहां पर ऐसे ऑफर्स है? क्योंकि डेफिनेटली मुझे लगता है कि एक जो जनरल कस्टमर है, जो एक टिपिकल होम बायर है, मिडिल क्लास का होम बायर है, और ये फर्स्ट हैंड कस्टमर है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट उसे क्या मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, और हमने 2-3 ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखे जो लार्ज डेवलपर्स हैं मुंबई एमएमआर के और दूसरे शहरों के अंदर भी हमने देखे, जहाँ पे उन्होंने जो इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट था उसको एब्जॉर्ब किया है, और उन्होंने डिस्काउंटेड रेट पे इंटरेस्ट रेट जो है वो ऑफर किए हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये एक अर्ली साइन दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्योंकि जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वहां पे आज भी थोड़ा स्ट्रगल है, रेडी प्रॉपर्टीज में सेल्स हो रही है। तो अगर आप बहुत कायदे से देख ली तो टोटल अनसोल्ड का केवल 7% रेडी है, लेकिन 50% ऑफ द सेल्स जो आ रही है वो रेडी यूनिट्स के थ्रू आ रही है। तो यही कारण है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में सेल्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ हद तक, जहां तक जो बिल्डर्स हैं वो कॉस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और जो इम्पैक्ट है वो जो अनअफोर्डेबिलिटी है वो वापस से ना आ जाए, इसको देखते हुए अर्ली साइन दिख रहे हैं। और यही कारण है कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा कि ये बायर्स मार्केट बना रहेगा, वॉल्यूम बढ़ते रहेंगे, और कुछ हद तक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में बिल्डर्स
जो इंक्रीज इनपुट कॉस्ट हुई है या इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन हुआ है वो खुद एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। राइट, तो विमल साहब 5 से 10% चलिए मान लेते हैं मॉडरेट इंक्रीज है और इससे होम बायर अपना फैसला नहीं बदलेंगे, लेकिन हर्ष जी ने भी जैसा इशारा किया कि इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं वो भी खत्म नहीं हुए, वो दोनों तरफ लागू होते हैं, वो बायर के ऊपर भी लागू होते हैं और वो बिल्डर के ऊपर भी लागू होते हैं। तो क्या यहां से कॉस्ट थोड़ा और ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है आगे, और जाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, फिलहाल तो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन, जैसे हर्ष ने भी कहा कि इन्फ्लेशन भले ही आई थिंक मोमेंटरली थोड़ा कम होते हुए दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो बेंचमार्क से हल्का सा ऊपर ही है। सो वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि इन्फ्लेशन को अंडर चेक रखें। तो अगर इन्फ्लेशन अंडर चेक रखा जाए एंड इसी टेंडेंसी से अगर हल्का सा कम या स्टेडी रहे, तो मुझे नहीं लग रहा है कि इतना मेजर इंक्रीज होना चाहिए, बिकॉज हमने काफी हद तक इनपुट प्राइस इंक्रीज और उसका पास ऑन इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देख लिया है। सो आई एम श्योर अभी जो रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है वो भी हम इन्फ्लेशनरी प्रेशर टेंडेंसीज को कम रखने के लिए किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल की जो सिचुएशन है और गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स हैं, ये देख के लग नहीं रहा है कि इतना ज्यादा इंक्रीज होना चाहिए। शुड बी अंडर कंट्रोल। हर उम्र हर